हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में अपना कंपनी लॉ कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि लॉ का मतलब क्या होता है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, और हमने कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना शुरू किया था। लास्ट क्लास तक दोस्तों हम लोगों ने हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज की क्लास में आगे चलेंगे हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। और हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इसको सेपरेट लीगल एंटाइटी भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। मैं इसे सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता हूं। क्लियर है ये चीज? अब जब भी मैं यहां पर आगे बढ़ने की बात करता हूं कि चलिए अब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना स्टार्ट करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी को, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर, जब लास्ट क्लास में आपने हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तब आपने हमें एक बात बोली थी। सर, आपने तब हमें ये बोला था कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाने के बाद में आप हमें ये भी बताओगे कि कंपनी लॉ के अंदर अगर हमें सेक्शंस को याद रखना है तो हम सेक्शंस को कैसे याद रख सकते हैं, उसका एक लॉजिकल लॉफुल कंसेप्चुअल तरीका आप हमें बताओगे। वो नहीं बताया सर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक पर आगे बढ़ने से पहले, हमारी नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ने से पहले आप हमें यह बताइए कि आखिर सेक्शंस को याद रखने का तरीका क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे सेक्शन 2 की अगर बात करूं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस आती हैं। आप कोई भी एक्ट ओपन कर लोगे तो हर एक्ट के सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। सेम लाइकवाइज कंपनीज एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। क्लियर है ये चीज? अब जब आप सेक्शन 2 के अंदर आप चलते हैं ना, तो आपको 96 डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। मतलब सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं तो सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 96 तक आपको डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। और ये जो सेक्शंस बनाए हैं लॉ के अंदर, ये अल्फाबेटिक नंबर में बनाए हैं, अल्फाबेट्स में बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आपको जो दिखाई देगा, देखिएगा एक बार, यहां पर आपको जो दिखाई देगा, एक तो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक है अनलिमिटेड कंपनी। इनके सेक्शंस कंपनी लॉ में कैसे बांटे गए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आप ये देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय, ये तो सेम है। तो अब हमें इस शब्द को पकड़ना है, शेयर्स को, और हमें पकड़ना है गारंटी को। क्लियर है? और यहां पे हम पकड़ेंगे अनलिमिटेड को। तो अब अल्फाबेट्स में अगर हम चलें तो ए बी सी डी को ध्यान कीजिए दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ जी। सबसे पहले क्या आ रहा है? एस में से, एस में से, जी में से और यू में। इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट है जो पहले पढ़ता है? सर, सबसे पहले पढ़ रहा है जी। ए बी सी डी ई एफ जी। इसीलिए देखिए इसका सेक्शन लिखा गया सेक्शन 2 क्लॉज 21। इसके बाद में क्या आ रहा है? एस और यू में से बाद में क्या आ रहा है सर? एस आ रहा है। इसीलिए देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 22 लिखा गया। और एंड में क्या आ रहा है? अनलिमिटेड। अब अगर आप अल्फाबेट्स में देखोगे ना, तो आप देखिए यहां पर हम लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स पढ़ रहे हैं। जब ये सेक्शन 2 क्लॉज 21, सेक्शन 2 क्लॉज 22 दिया हुआ है, तो यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 23 देना चाहिए था अनलिमिटेड का, पर नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिक तरीके से सेक्शंस को डिवाइड किया है। अब आप जब एबीसीडी में जाओगे तो यू आपको बहुत एंड में दिखाई देगा। मैंने आपको बोला सेक्शन 2 के अंदर 96 डेफिनेशंस दिए, मतलब टोटल 96 क्लॉजेज हैं। उसमें से अगर आप देखोगे अनलिमिटेड यू जो है वो थोड़ा पहले पड़ता है, इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 92 दिया हुआ है। तो ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आप लॉ को एकदम लॉजिकल मैनर में पढ़ोगे ना, कि लॉ जब बनाया गया, भारत की संसद पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया था तो क्यों, किस तरीके से बनाया, किन चीजों को फॉलो करके बनाया, किन फैक्टर्स को, तो आपको समझ में आएगा कि यार सेक्शन बनाना भी
ऐसा नहीं है रैंडमली जो मर्जी आए गवर्नमेंट ने वो सेक्शन दे दिया, नहीं, अल्फाबेट के नंबर पे चला है। गवर्नमेंट जो है वो अल्फाबेटिक नंबर पे चले हैं अगर आप देखोगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जी पहले आता है तो सेक्शन 2 क्लॉज 21, एस बाद में आता है सेक्शन 2 क्लॉज 22, और यू तो बहुत ही बाद में आता है सेक्शन 2 क्लॉज 92। क्लियर है ये चीज यहां तक? आप अगर चाहें तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार देखिए मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा देता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कंपनी लॉ। पहले मैंने आपको बताया था लॉ क्या होता है, लॉ के अंदर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सब चीज आती हैं। कौन बनाता है लॉ को, पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम लेगिस्लेशन क्या है, डेलीगेटेड लेगिस्लेशन क्या होती है, ये सब चीज हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद में मैंने आपको कंपनी की एक डेफिनेशन बताई थी, कंपनी का एक मीनिंग बताया था। मैंने आपको यह भी बोला था कंपनी का मीनिंग जो है वो न्यूजीलैंड के जस्टिस हुआ करते थे, उनके द्वारा ये मीनिंग प्रोवाइड किया गया है। ये मीनिंग कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये मीनिंग प्रोवाइड किया था न्यूजीलैंड के बहुत बड़े जस्टिस ने। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना स्टार्ट किया, और हमने कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख ली थी। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कंपनी लॉ का जो पूरा का पूरा वजन है, भार है, वो इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बांटा गया है। तो पहले आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। मैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को 4 केस लॉ से समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक तो आपको एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने खुद ने बनाया हुआ है, और 4 रियल केस लॉ से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और बिलीव मानिएगा, जब हम ये चारों केस लॉ समझ लेंगे उसके बाद में आप बोलोगे सर सेपरेट लीगल एंटिटी एडवांस लेवल पर जाकर आज मुझे समझ में आया है, मजा आ जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब जब कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो जाती है, तो लॉ की आंखों में कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस बन जाती है, खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से बोलते हैं। करेक्ट बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, एक बार कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई, तो कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है। कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और कंपनी के सर जो डायरेक्टर्स हैं, या कंपनी के मेंबर्स हैं, या कंपनी के प्रमोटर्स हैं, या कंपनी से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, वो अपनी अलग एक पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हीं को ही कंपनी माना जाएगा। डायरेक्टर को कंपनी नहीं माना जाएगा, डायरेक्टर को कंपनी का डायरेक्टर माना जाएगा। कंपनी की खुद की लॉ की आंखों में एक एग्जिस्टेंस है, खुद की आइडेंटिटी है, कंपनी अपने नाम से सभी काम कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी देखिएगा दोस्तों एक बार, कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की आंखों में खुद की एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी के जो भी मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया वो अलग है, लेकिन कंपनी खुद की एक डेजिग्नेशन, खुद की एक पोजीशन लेकर चलती है। इस बात को समझने के लिए दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट का यहां पर सहारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, लॉ को अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। और मैंने आपको एक बात और बोली थी, लॉ हमेशा डुअल बेसिस पर पढ़ा जाता है। मतलब लॉ के अंदर कोई भी चीज जो आप एक बार पढ़ते हो, उसको लॉ में आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। वो लॉ में कहीं ना कहीं यूज जरूर आता है, वापस से यूज आता है। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों जिसका नाम होगा लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट व्हील। इसे व्हील भी बोलते हैं, वेल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, और कंपनी के जो भी मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, प्रमोटर वो लोग हैं वो अलग हैं। इसका मतलब है कंपनी और इनके बीच में एक बाउंड्री बन गई। कंपनी ये हो गई,
और जो भी मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, अदर पर्सन्स हैं कंपनी के, प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अलग हैं। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे, कंपनी और इन लोगों के बीच में पर्दा आ गया, कंपनी और इन लोगों के बीच में नकाब आ गया। वेल, वेल का मतलब होता है पर्दा या नकाब। क्लियर ये चीज यहां तक? इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी ने कोई गलती करी है, पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। सर ये कैसे हो सकता है? आज अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो चलो हम ये मानते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी अपने नाम से सभी काम कर सकती है, कंपनी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मानते हैं। पर अंत में तो सर कंपनी के अंदर डायरेक्टर ही काम कर रहा है ना। अंत में तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर ही डायरेक्शंस दे रहा है ना, वही ऑर्डर दे रहा है, वही डिसाइड कर रहा है कंपनी में क्या होगा। कंपनी के अंदर मेंबर्स, प्रमोटर्स काम कर रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी ये बोलती है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगेगी, कंपनी के लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी बोलती है। इसका मतलब है कि सपोज करिए आज मैंने एक कंपनी ओपन करी, मोहित बंसल क्लासेस कंपनी, और उसका मैं मोहित बंसल डायरेक्टर हूं, मेरे घर वाले मेंबर हैं, प्रमोटर हैं। अगर आज कंपनी ने फ्रॉड किया तो कंपनी का जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा डिडक्ट किया जाएगा पेनल्टी के नाम पर, ना कि मेंबर्स या प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट में से पैसा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपने नाम से चलती है, कंपनी अपने नाम से सभी काम कर सकती है। हालांकि हालांकि जब कंपनीज एक्ट आया था दोस्तों, पहली बार, फर्स्ट टाइम जब इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट आया था 1866 में, तो उस वक्त सेपरेट लीगल एंटिटी नाम की कैरेक्टरिस्टिक दी गई थी कंपनी को। यह बोला गया था कंपनी अपने नाम से सभी काम कर सकती है। लेकिन जब नया नया कंपनीज एक्ट आया था, तब उस टाइम पे कंपनी को लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी गई थी। धीरे धीरे जब फ्रॉड होना स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने फ्रॉड करना स्टार्ट किया इस सेपरेट लीगल एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक का गलत फायदा उठाकर, कैसे फ्रॉड किया, 4 केस लॉ समझाऊंगा, डोंट वरी। जब लोगों ने, कंपनीज ने, कंपनी के अंदर डायरेक्टर मेंबर्स ने इस सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक का इलीगल यूज उठाना स्टार्ट किया, फ्रॉड करना स्टार्ट किया, तब गवर्नमेंट एक नई कैरेक्टरिस्टिक लेकर आई, नया फीचर लेकर आई और बोली लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल। इसका मतलब क्या है? लिफ्टिंग अप का मतलब होता है उठाना, और पियर्सिंग का मतलब होता है छेद करना। लड़कियां अपने कान में, नाक में पियर्सिंग कराती ना, बाली पहनती हैं, तो छेद ही तो कराती हैं, ताकि क्लियरली नजर आए कि भैया यहां पर ये बाली डाली जा सकती है। ये बोल रहा है कि कंपनी और कंपनी के जो लोग हैं उनके बीच में ये पर्दा बना हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसा, ये मैं पढ़ाऊंगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारे केस लॉज पढ़ाऊंगा, कि कंपनी के मेंबर या डायरेक्टर्स को यह पता है कि कंपनी के पास में सेपरेट लीगल एंटिटी नाम की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कुछ भी फायदा हुआ तो कंपनी को होगा, गलत हुआ तो पेनल्टी कंपनी पे लगेगी। तो ये मेंबर डायरेक्टर फ्रॉड करते हैं, मेंबर डायरेक्टर गलत काम करते हैं, लेकिन पेनल्टी किसके ऊपर लग जाया करती थी? पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग जाया करती थी। तो गवर्नमेंट एक नया फीचर लेकर आई और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कभी ऐसा नजर आएगा कि गलती शायद कंपनी ने नहीं करी है, पेनल्टी कंपनी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, तो ये जो वेल बना हुआ है, ये जो पर्दा बना हुआ है, इस पर्दे को उठाया जाएगा, पर्दे को लिफ्ट अप कर दिया जाएगा, या फिर पर्दे के अंदर पियर्सिंग, पर्दे में छेद कर दिया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके क्या सच में गलती, सच में फ्रॉड कंपनी ने किया है, या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉइज हैं उन्होंने फ्रॉड किया है, ताकि ये पता लग सके पेनल्टी एक्चुअली में कंपनी के ऊपर लगानी है या डायरेक्टर, मेंबर, एम्प्लॉइज जिसने फ्रॉड किया है उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है। तो दोबारा से आप बोलोगे सर ये लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल को बीच में क्यों इंसर्ट कर रहे हो, हम तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी।
वो तभी आपको समझ में आएगा कि लिफ्टिंग अप क्यों आया, सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद में ही आया था। मेरी बात को सुनते रहिए, अब बिलीव कीजिए जब तक ये लेक्चर खत्म होगा दोस्तों, आप बोलोगे सर क्रिस्टल क्लियर हो गया, लॉ पूरा का पूरा समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ जाएगा पार्लियामेंट में जब ये कंपनीज एक्ट बनाया गया था उनकी सोच क्या थी, ये समझा दूंगा मैं आपको। मैंने आपको बोला सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसकी खुद की पोजीशन है, मेंबर डायरेक्टर वो सब लोग अलग हैं, कंपनी सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करती है, किसी डायरेक्टर मेंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। क्लियर है ये चीज, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है। दोस्तों इस बात के लिए मैं आप लोगों को पहले केस लॉज को समझाना चाहूंगा, पहले मैं आप लोगों को केस लॉ समझाना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सारा कुछ लिखवाना है मुझे इसके अंदर, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का। सर जो चार केस लॉज हमें सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए पढ़ने हैं, उसमें एक तो है दोस्तों सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड, 1897 का ये केस लॉ है। और सबसे ज्यादा सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए जो फेमस केस लॉ है वो यही केस लॉ है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। एक केस लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ये 1961 का केस लॉ है। एक केस लॉ हम लोग पढ़ेंगे री कंडोली टी एस्टेट लिमिटेड 1886 का, और एक केस लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा अब्दुल हक वर्सेस दासमल 1910 का, 1910 का, 1910 का केस लॉ है। हालांकि पढ़ाऊंगा मैं चारों केस लॉज आपको, उसके अलावा एक एग्जाम्पल भी पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दो केस लॉज ही याद रखने हैं, बाकी केस लॉज आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। अब जब भी मैं इन केस लॉज के नाम यहां पर बोलता हूं तो स्टूडेंट्स एक मेरे से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन ये पूछता है कि सर जितने भी केस लॉज हमने यहां पर देखे उन सभी केस लॉज के अंदर वर्सेस लिखा हुआ है, मतलब दो पार्टियां नजर आ रही हैं। एक ने केस किया, पेटिशनर जो केस फाइल करता है, जो पिटीशन फाइल करता है उसका नाम पहले आता है, जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है उसका नाम बाद में आता है। आप देखिए सर इसमें भी वर्सेस लिखा है, इसमें भी वर्सेस लिखा है, इसमें भी वर्सेस लिखा है, लेकिन ये वाला जो केस लॉ है सर इसके अंदर आपने वर्सेस नहीं लिखा, क्या आप भूल गए? नहीं सर इसमें आपने री लिखा हुआ है, री आर ई, ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों जो कुछ ऐसे केस लॉज होते हैं जो काफी पुराने केस लॉज हैं, जो काफी टाइम पहले हुए थे केस लॉज, ऐसे केस लॉज, ऐसे केस स्टडीज को अगर पूरा नाम याद नहीं रहता है तो लॉ के अंदर उनको री नाम से लिख दिया जाता है, आर ई कंडोली टी एस्टेट लिमिटेड। अब देखिए इन चारों में सबसे पुराना केस लॉ जो यहां पर आपको दिखाई देगा वो 1886 का केस लॉ है। मैंने बोला था सैलेमॉन वाला केस लॉ सबसे ज्यादा फेमस जरूर हुआ था, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर सबसे पहला जो केस लॉ हुआ था वो री कंडोली टी एस्टेट लिमिटेड हुआ था, लेकिन ये उतना ज्यादा फेमस नहीं है। हालांकि ये सबसे पुराना केस लॉ है, 1886 के अंदर हुआ था। क्योंकि इसमें वर्सेस नहीं है, क्योंकि पुराना केस लॉ है, लॉ को नाम याद नहीं है, इसलिए री लिख दिया गया। क्लियर है ये चीज? अब हम अपना पहला केस लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ शांति से सुनना है, एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी तक मैंने आप लोगों को सेपरेट लीगल एंटिटी का सिर्फ एक नॉर्मल मतलब समझाया है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी को बनाने वाले डायरेक्टर मेंबर वो लोग अलग हैं, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है। ठीक है जी, पहला केस लॉ पर आ जाते हैं, सैलोमोन वर्सेस सैलोमोन कंपनी लिमिटेड। सुनिएगा उसके बाद में लिखिएगा, सुनिएगा, बहुत प्यारी कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। दोस्तों सैलोमोन नाम का एक बंदा हुआ करता था, सैलोमोन नाम का एक पर्सन था, और वो बूट मैन्युफैक्चरर था, वो बूट्स बनाया करता था, है ना। सैलमोन नाम का एक पर्सन था जो कि क्या किया करता था, ये था सैलमोन नाम का पर्सन और ये बूट बनाया करता था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेदर मर्चेंट भी बोलते हैं या लेदर मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बूट्स बनाया करता था वो लेदर के बूट्स हुआ करते थे, इसलिए सैलेमोन को बूट मैन्युफैक्चरर या लेदर मर्चेंट भी बोला जाता है।
उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप थी। आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं होती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, खुद ही वो उसको चलाया करता था, अकेला बंदा चलाया करता था। वो अपने बूट्स को, लेदर बूट्स को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी। तो रॉ मटेरियल वो किसी सामने वाली पार्टी से खरीदा करता था, एक सप्लायर से वो रॉ मटेरियल परचेज किया करता था। लेकिन जो सप्लायर उसको रॉ मटेरियल देता था ना, वो उधार पर नहीं देता था। वो बोलता था तुम सोल प्रोप्राइटरशिप हो यार, तुम अकेले बंदे हो जो अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हो। आज मैंने तुमको उधार पे रॉ मटेरियल दे दिया जूते बनाने के लिए, और कल को मानकर चलो तुम भाग गए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं तुम्हें कहां पकड़ने बैठा रहूंगा। तो सैलमोन बोला यार मेरे को बड़े लेवल पर खेलना है, मेरे को मोटा पैसा कमाना है, लेकिन उसके लिए ज्यादा जूते बनाने पड़ेंगे, पर ये मेरे को रॉ मटेरियल उधार पे नहीं देता है। भैया जूता बनेगा, मार्केट में बेचूंगा, पैसा आएगा, तभी तो कमाई होगी। सैलमोन ने देखा कि यार उसकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसकी जो दुकान है, उस दुकान के सामने दो कंपनियां हैं। उसने देखा कि मेरी ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये मेरी दुकान है, लेकिन दुकान के सामने उसने एक प्राइवेट कंपनी को देखा, और दुकान के सामने उसने एक पब्लिक कंपनी को देखा कि दो कंपनियां, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है। और उसने ये देखा कि जो प्राइवेट कंपनी है वो सेम, वो भी सेम काम करती है। ये जो सप्लायर है वो प्राइवेट कंपनी को तो क्रेडिट पर, उधार पर माल देता है, लेकिन लिमिटेड उधार पर देता है, बहुत ज्यादा उधार पर नहीं देता, लिमिटेड उधार पर देता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको वो ह्यूज क्रेडिट देता है, खूब मोटा अमाउंट जो है वो उधार पर देता है। तो सेलेमोन को समझ में आ गई कि भैया अगर बड़ा खेल खेलना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उधार पर रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा जूते बनाकर मार्केट में बेचूं, ज्यादा पैसा कमाऊं। अब अगर मैं प्राइवेट कंपनी ओपन करूंगा तो सप्लायर मेरे को देगा तो सही उधार पर माल, पर थोड़ा देगा, लिमिटेड देगा। पब्लिक कंपनी अगर मैंने ओपन करी तो मुझे खूब अच्छा खासा उधार पर माल मिलने लग जाएगा। तो सेलेमोन के दिमाग में बात फंस गई और सेलेमोन बोला कि अब मैं पब्लिक कंपनी बनाकर रहूंगा। तो सेलेमोन ने पता किया कि अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कौन है जिसके पास में जाकर मैं अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं। तो सेलेमोन को पता लगा एक अथॉरिटी है जिसका नाम है आरओसी। दोस्तों आरओसी अथॉरिटी के बारे में मैं आगे लेक्चर्स में बहुत डिटेल्ड में आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए मैं जितना जरूरी है उतना बता देता हूं। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या मतलब होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दोस्तों ये एक अथॉरिटी होती है, और नॉर्मली एक स्टेट के अंदर एक आरओसी होता है। हालांकि अब ऐसे काफी सारे स्टेट हैं जिनमें एक से ज्यादा आरओसी हैं। पहले सिर्फ दो स्टेट ऐसे हुआ करते थे जिनमें एक से ज्यादा आरओसी थे। मतलब लेट सपोज ये इंडिया है, तो इंडिया के हर स्टेट में एक आरओसी होगा। पहले सिर्फ दो ऐसे स्टेट थे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहां पर एक से ज्यादा स्टेट हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसे काफी सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें एक से ज्यादा आरओसी है। ऐसा क्यों? आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आज आपको लेट सपोज राजस्थान के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो राजस्थान के आरओसी के पास में जाकर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इस आरओसी के पास में एक रजिस्टर होता है, और आरओसी उस रजिस्टर के अंदर, लेट सपोज ये राजस्थान का आरओसी है, तो आरओसी अपने उस रजिस्टर के अंदर लिख देगी कि ये कंपनी राजस्थान में है, ये है, ये है, ये है। तो आरओसी के रजिस्टर के अंदर जिस कंपनी का नाम आ रहा है उसे ही माना जाता है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इन राजस्थान स्टेट। क्लियर है? हालांकि आजकल ऑनलाइन होता है, बट फिर भी इस एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। लेट सपोज आज आपको यह पता करना है कि राजस्थान के अंदर कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो एक काम करिए, राजस्थान के आरओसी के पास में चले जाइए, एक फीस होती है, वो फीस पे कीजिए, आपको राजस्थान का आरओसी सब कुछ बता देगा कि राजस्थान में टोटल कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है। क्लियर है ये चीज? यहां तक ये मैंने थोड़ा सा आपको आरओसी के बारे में बताया कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है हमें आरओसी के पास में जाना पड़ता है। सेलेमोन बोला कि यार मेरे को तो कंपनी बनानी है दोस्त,
काहे बनानी है? बोला भैया मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, दुकान है, कोई उधार पे मेरे को पैसा देता नहीं है, माल देता नहीं है, रॉ मटेरियल। कंपनी अगर बन गई तो लोगों के अंदर में एक भरोसा जगेगा कि कंपनी कहां भागेगी, कंपनी तो मेरा पैसा वापस कर देगी, लोग मुझे उधार पर माल देने लग जाएंगे। और पब्लिक कंपनी को उधार पर अच्छा खासा माल पे किया जाता है, तो मैं अपनी पब्लिक कंपनी बनाऊंगा। क्लियर है ये चीज? तो वो चला गया आरओसी के पास में सैलेमोन, और आरओसी के पास में जाकर बोला कि हे आरओसी, मुझे कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी। आरओसी ने बोला कितने लोग हो? बोला देखिए साहब, सैलमोन बोला बोला देखिए साहब, एक तो मैं खुद हूं सैलमोन, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी बेटी है, और दो मेरे बेटे हैं। टोटल हम 5 लोग हैं, और मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है। आरओसी बोला नहीं बन पाएगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर आपको बनानी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। ये बात मैं आपको सेक्शन 2 क्लॉज 71 में जब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आगे, तब बताऊंगा कि अगर पब्लिक कंपनी बन रही है तो कम से कम 7 मेंबर है। सैलमोन बोला आरओसी से, देख लो भाई साहब, अभी तो 5 हैं, बनवा दो कंपनी। बोला नहीं, 7 मेंबर्स होना जरूरी है। तो सैलमोन गया अपनी वाइफ के पास में और अपनी वाइफ को कन्विंस करने लगा कि 2 बच्चे चाहिए मेरे को तेरे से। भाई बोली बड़ा प्यार आ रहा है, आज तुम पे बड़ा प्यार आया है। बोला प्यार व्यार नहीं है, पब्लिक कंपनी बनानी है मेरे को। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी वाइफ को कन्विंस किया, और थोड़े टाइम बाद में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, और जब वाइफ की डिलीवरी हुई तो उसके 2 ट्विंस बच्चे हुए, बेटे हुए। तो सैलमोन बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसलिए खुश नहीं हुआ कि उसके 2 बेटे हो गए, इसलिए खुश हो गया क्योंकि टाइम बच गया। उसको यह लग रहा था पहले मैं अपनी वाइफ से एक बच्चा करूंगा, फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में वाइफ रिकवर होगी, फिर एक बच्चा करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक ही साथ में ट्विंस हो गए। तो अब कौन हो गया? अब एक तो सैलमोन खुद हो गया, एक उसकी वाइफ हो गई, एक उसकी डॉटर हो गई, और 2 उसके पहले वाले बच्चे हो गए, और 2 अभी नए नवेले जो बच्चे ट्विंस पैदा हुए हैं वो हो गए। ये टोटल देखा जाए तो 7 पर्सन्स अब हो चुके हैं। दोबारा से गया सैलमोन आरओसी के पास में, और आरओसी के पास में जाकर बोला, हे आरओसी, पब्लिक कंपनी बनानी है, 7 लोग हो गए हैं। आरओसी बोला नहीं बन सकती। सैलमन बोला ऐसे कैसे नहीं बन सकती? अभी थोड़े टाइम पहले आया था यार मैं, तब मैंने पूछा था, तब तुम बोले 7 पर्सन होने जरूरी है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने जरूरी हैं। हो तो गए अब 7 मेंबर, एक मैं हूं, मेरी वाइफ है, बेटी है, और 4 मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं। बोला वो चीज ठीक है, लेकिन जो सातों की सातों मेंबर है ना, उनका मेजर होना जरूरी है। आपके जो 2 बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं ना, वो माइनर हैं, वो मेजर नहीं है। सैलमोन बोला यार पहले बताना चाहिए था यार, वाइफ दुखी करके पटक दी मैंने। बोला नहीं साहब, मेजर होना जरूरी है। सैलमोन बोला चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक कंपनी तो बनाकर रहूंगा। बंदे ने 18 साल इंतजार किया दोस्तों, 18 साल इंतजार किया है उस इंसान ने। सोचिए उसका डेडिकेशन। और जब 18 साल हो गए, तब सैलेमोन दोबारा गया आरओसी के पास में, बोला पब्लिक कंपनी बनानी है, एक मैं हूं, मेरी वाइफ है, बेटी है, 4 बच्चे हैं, सभी मेजर हैं। आरओसी ने बोला बन जाएगी, और कंपनी बन के निकली सैलेमोन कंपनी लिमिटेड। कौन निकली? सैलेमोन कंपनी लिमिटेड। कंपनी निकली सैलेमोन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब दोस्तों, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है, याद कीजिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है तो उसे कंपनी के एट लीस्ट 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर खरीदना जरूरी होता है। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया भी था, आपको याद हो कि जो एमओए का लास्ट क्लॉज होता है, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसके अंदर ये लिखा भी जाता है कि कंपनी का जो पर्सन है ना, जो मेंबर है कंपनी का, उसका पहले नाम लिखा जाता है, उसका फादर्स नेम, उसका एड्रेस, उसने टोटल कितने शेयर्स परचेज किए, कितने अमाउंट के वो शेयर्स हैं, कितना अमाउंट पे कर दिया, कितना अमाउंट अनपेड है, और फिर उसके सिग्नेचर। तो जो भी पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है उसे एटलीस्ट 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर खरीदना जरूरी होता है। ये बात सैलमन को पता थी कि यार अब मैंने कंपनी बना ली है, और कम से कम 1 शेयर हर मेंबर को खरीदना जरूरी है। तो उसने टोटल 20,000 शेयर्स परचेज किए, मतलब कंपनी के थ्रू
20,000 शेयर्स इशू किए गए जो उन्होंने परचेज किए। अब उसने क्या किया, सैलमोन का मन तो ये कर रहा था कि सभी के सभी 20,000 शेयर्स मैं अकेला ही रख लूं, पर वो बोला यार हर मेंबर को कम से कम एक शेयर खरीदना जरूरी है, तो मेरा डॉटर है, मेरी वाइफ है, मेरे जो बच्चे हैं, उनको भी एक एक शेयर दे देता हूं। तो उसने एक एक शेयर अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को और अपने चारों बेटे को दे दिया। तो 20,000 में से 6 शेयर्स तो इनके पास में चले गए एक एक करके, बचे कितने? अब 20,000 में से आप 6 को माइनस करोगे तो 19,994 शेयर्स वो अकेले खुद सैलमोन ने होल्ड कर लिए। क्लियर ये चीज यहां तक? चलिए, अब आगे क्या हुआ दोस्तों, आगे हुआ कि सैलमोन ये बोला कि यार मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो जो उसकी प्रोप्राइटरशिप थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप उसने बेच दी। किसको बेची? सैलमोन कंपनी को। किसको बेची? सैलमोन कंपनी को। मतलब आप सोचिए कि सैलमोन जिसकी खुद की दुकान थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो बोला अब मैं इस दुकान को चलाकर क्या करूंगा, मेरे को तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली ना, तो इस दुकान को, इस दुकान के बिजनेस को मैं अपनी कंपनी को बेच देता हूं। तो अपने उसने अपना जो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो पूरा बिजनेस कंपनी को बेच दिया। अब ऑब्वियस बात है, कंपनी अगर बिजनेस को खरीद रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप को खरीद रही है, तो कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। तो तय हुआ कि कितने में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, 38,782 पाउंड्स में। कितने में हो रहा है? 38,782 पाउंड में। इसका मतलब है कि सैलमोन बोला तुम मेरा बिजनेस खरीद लो, कंपनी ने बिजनेस खरीद लिया, कंपनी बायर हो गई, और सैलमोन खुद प्रोप्राइटर है, वो सेलर हो गया, और बोला इसके बदले में मैं 38,782 पाउंड लूंगा। आप सोचिए, क्या ऐसा फील हो रहा है आपको कि सपोज कीजिए ये टेबल है, सपोज कीजिए इधर सोल प्रोप्राइटरशिप की कुर्सी है, सपोज कीजिए उधर कंपनी के डायरेक्टर की कुर्सी है, खुद सैलमोन जो है, खुद ने उसने बोला होगा मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूं, फिर कुर्सी से उतर के, चेयर से उतर के सेकंड वाली चेयर पे आया होगा, कंपनी वाली चेयर पे, बोला होगा मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं और पाउंड पे करने के लिए तैयार हूं। इवन जो सेल डीड बनी थी, क्योंकि जब भी बिजनेस सेल किया जाता है तो सेल डीड बनती है, तो सोचिए सैलमोन ने खुद ने प्रोप्राइटर की तरह साइन किए, फिर दोबारा से टेबल के उस साइड में आके कंपनी के डायरेक्टर की तरह साइन किए। अरे ये मेरी बात समझ में, कंपनी की कॉमन सील लगाती। क्लियर है ये चीज? तो अभी तक की पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर है दोस्तों? अभी तक की पूरी कहानी क्लियर है? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए, सेलेमोन जो है वो लेदर बूट मैन्युफैक्चरर था, उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, सेलमोन कंपनी लिमिटेड, और उसको पता चला कि 7 मेंबर होना जरूरी है और एटलीस्ट 1 शेयर खरीदना जरूरी है। 20,000 शेयर्स थे, जिनमें से 19,994 शेयर्स खुद ने खरीदे, बाकी एक 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 शेयर, मतलब वन वन शेयर जो है वो अपनी वाइफ, डॉटर और चारों बच्चों को दे दिए। देन उसके बाद में उसने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस अपनी कंपनी को बेच दिया। कितने में ये रकम तय हुई? 38,782 पाउंड्स के अंदर सेल डीड भी बन गई। अब सोचिए, ये जो 38,782 पाउंड्स थे ना, ये कैसे रिसीव किए? 38,782 पाउंड जो है वो कैसे लिए उसने? उसने बोला सुनिए, इस 38,782 पाउंड जो कंपनी पे करेगी सैलमोन को, बोला इसमें से 20,000 पाउंड्स के तो मेरे को शेयर्स दे देना, 20,000 पाउंड्स के तो मुझे शेयर्स दे देना, 10,000 पाउंड्स के मुझे डिवेंचर्स दे देना, और बाकी का जो बच गया 8,782 वो मेरे को अमाउंट दे देना। बोला इस तरीके से मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूं। तो जो टोटल अमाउंट है 38,782, इसमें से 20,000 के पाउंड्स के मेरे को शेयर्स दे दो, 10,000 के डिवेंचर दे दो, और 8,782 मेरे को अमाउंट दे दो। मतलब आप सोचिए कि वो उधर कंपनी की तरफ बैठा होगा, बोला लीजिए मैं पे कर रहा हूं, और इधर पे आया होगा, पैसा लिया होगा 8,782, और लेकर अपनी ही जेब में रख लिया होगा। सब काम सैलमोन खुद से करता जा रहा है। पर ध्यान रखने वाली बात यहां पर क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सैलमोन है दोस्तों, अभी तक वो कंपनी का मेंबर बन चुका है, कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है, और कंपनी का सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर बन चुका है, क्योंकि उसने सिक्योर्ड डिवेंचर लिए थे 10,000 पॉइंट के। तो वो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर भी बन चुका है, मेंबर बन गया है, शेयर होल्डर बन गया है, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर बन गया है। अब वो बोला कि मैंने कंपनी खोली काई को?
बोला मैंने इसलिए खोली ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल उधार पर मिले। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे सप्लायर्स को पकड़ा। बोला देखो मेरी कंपनी है सेल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, तो तुम मेरे को माल ना उधार पर दो। तो बहुत सारे सप्लायर उधार पर, क्रेडिट पर, क्रेडिट पर, क्रेडिट पर माल देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। लेकिन ये कंपनी ने कोई भी पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने कोई भी पैसा पे नहीं किया। तो ऐसे करते करते सप्लायर बोले कि भैया हमने तुम्हें अभी तक 8,000 पाउंड्स का, अभी तक हमने तुम्हें 8,000 पाउंड का माल उधार पर दे दिया है, हमें पेमेंट नहीं कर रहे हो, कब पेमेंट करोगे, कब पेमेंट करोगे, हम तुम्हारी कंपनी को वाइंड अप करा देंगे, बंद करा देंगे। तो पता लगा कि कंपनी के पास में जो असेट्स हैं वो सिर्फ 6050 6050 पाउंड की असेट्स हैं। मतलब वो सप्लायर, वो क्रेडिटर बोले कि अरे बाप रे, हमने तो 8,000 पाउंड का माल उधार पर दे दिया, अब अगर हम कंपनी को बंद करा के कंपनी की असेट्स को बेचने भी जाते हैं तो भी हमारे पास में मात्र 6,050 6,050 पाउंड ही रिकवर होंगे, और उसमें भी पूरे थोड़ी ना क्रेडिटर को मिल जाएंगे। आपको पता है जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, कोर्ट ये डिसीजन लेता है, आजकल तो एनसीएलटी वाइंड अप करती है, पहले कोर्ट करता था, तो वो ये डिसीजन होता है कि भाई टोटल जितनी असेट्स बची है ना उसमें से कुछ प्रिपोर्शन लोगों को मिलेगा, बाकी का बचा कुछ लोगों को मिलेगा। क्लियर है? तो ये क्रेडिटर्स जो है वो सैलमोन के ऊपर दबाव डालने लगे, बोलने लगे कि हमारा पैसा उधार है, हमको हमारा पैसा चाहिए, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सैलमोन ने खुद ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। इसीलिए केस का नाम क्या है, इसीलिए केस का नाम है सैलमोन वर्सेस सैलमोन कंपनी लिमिटेड। उसने खुद ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, और केस फाइल करके पता है क्या बोला कोर्ट से, उसने कोर्ट से यह बोला कि साहब ये क्रेडिटर जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ये बोल रहे हैं कंपनी को वाइंड अप करो, कंपनी की असेट्स को बेचो, कैश में रियलाइज करो और पेमेंट करो, जिस जिसकी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करो। क्लियर है? जब कोर्ट के पास में केस पहुंचा तो पता है कोर्ट क्या करता है, जब भी किसी कंपनी को वाइंड अप करता है ना तो कोर्ट एक अनाउंसमेंट करता है, पब्लिक में एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि जिस जिसका पैसा बनता है वो लोग आ जाओ। अब जब ये एडवर्टाइजमेंट कोर्ट ने दिया तो जो क्रेडिटर्स थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो तो कोर्ट में, अदालत में पहुंचे कि हाँ जी हमारा 8,000 पाउंड बनता है, हमको हमारा पेमेंट दे दो। पता है पैसा लेने के लिए और भी कौन पहुंचा, खुद सैलमोन पहुंचा, सैलमोन की वाइफ पहुंची, बेटी पहुंची। क्यों? क्योंकि वो लोग सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर थे। अब आप सोचिए कि सैलमोन जो है वो खुद ने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया है, और वो फिर कोर्ट में भी पहुंचा है और बोल रहा है आप कंपनी को बेच रहे हो, बेच दो सैलमोन कंपनी को, असेट्स को बेच के कैश में रियलाइज कर लो, मैं सिक्योर डिवेंचर होल्डर हूं, मेरे को मेरा पैसा दे दो। और कितने का सिक्योर डिवेंचर होल्डर हूं, छोटा मोटा सिक्योर डिवेंचर होल्डर नहीं हूं, मैं 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर हूं। सोचिए कोर्ट के अंदर जब सैलमोन ये बात बोल रहा होगा कि मैं सिक्योर डिवेंचर होल्डर हूं, मेरे को मेरा पैसा दे दो, क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये बात बोल रहे होंगे कि साहब कंपनी के पास में टोटल मिलाकर 6050 पाउंड की तो असेट्स हैं, ये अकेला 10,000 पाउंड का सिक्योर डिवेंचर होल्डर है, पूरी असेट्स तो इसी के पास में पैसा चला जाएगा, हमारे हाथ में तो बाबा जी का टुल्लू आएगा, जीरो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा हमारे हाथ में। और सोचिए जब सैलमोन ये बोल रहा होगा कोर्ट में कि साहब मैं सच बोलता हूं, मैं सिक्योर डिवेंचर होल्डर हूं, तो क्या सैलमोन ने अपने फेवर में गवाही देने के लिए अपनी वाइफ को, बेटी को, बेटे को बुलाया होगा? हाँ। और क्या उसने ये गवाही दी होंगी? उसने दी होगी, जी हाँ ये सिक्योर डिवेंचर होल्डर है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। तो यहां पर पता है क्रेडिटर्स बोलने लगे, बोला ये बात ठीक है कि जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है, क्रेडिटर्स ने बोला हमें पता है कि जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी की असेट्स को बेचा जाता है, कंपनी की असेट्स को कैश में रियलाइज करा जाता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। और लाइबिलिटी का पेमेंट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मुंह उठा के आ रहा है तो बोल रहे हैं ये लो तुम्हारा पैसा है तुम ले जाओ, नहीं, एक सीक्वेंस होता है, एक प्रेफरेंस होता है, और उस सीक्वेंस के अंदर सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर पहले आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड में आते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोले कि ये जो सैलमोन सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर है, इसके तो 10,000 पाउंड्स के
डिवेंचर्स हैं, सिक्योर डिवेंचर। असेट्स इतनी कम है कि पूरा का पूरा पैसा इसी को चला जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने ये तक बोला कि साहब ये नॉर्मल प्रोविजन होता है, मानते हैं वाइंड अप के अंदर पहले सिक्योर डिवेंचर होल्डर को मिलता है, बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता है अगर कुछ बचा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो सैलमोन जो है सर वो तो डायरेक्टर भी है, सैलमोन जो है वो तो मेंबर भी है, सैलमोन जो है वो शेयर होल्डर भी है, सैलमोन जो है वो डिवेंचर होल्डर भी है। ये तो ओनर है, ये तो डायरेक्टर है। कंपनी ने बोला ना ना ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। बोला जब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सैलमोन कंपनी लिमिटेड, तो उसके बीच में एक पर्दा, एक वेल आ जाता है, और उसके जो डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं या डिवेंचर होल्डर हैं या प्रमोटर हैं, उनकी अलग पोजीशन है, कंपनी की अलग पोजीशन है। यहां पर सैलमोन को सिर्फ एक सिक्योर डिवेंचर होल्डर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको इस वक्त ओनर या डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। और पेमेंट किसको मिला? पूरा का पूरा पैसा मिला दोस्तों सैलेमोन को। किसको मिला? पूरा का पूरा पैसा सैलेमोन को मिला। सैलेमोन वॉन द सूट। तो आप देखिए क्या सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाकर सैलेमोन ने जो क्रेडिटर्स हैं उनको चूना लगा दिया। जी हां, तो समझ में सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है, कंपनी के खुद के अधिकार हैं, कंपनी का खुद का प्रॉफिट है, कंपनी के खुद का लॉस है, कंपनी के खुद के राइट्स हैं, कंपनी के खुद की लाइबिलिटीज हैं। कंपनी अपने नाम से सब काम करेगी, और जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है वो अलग हैं, उनका कंपनी से उतना कुछ लेना देना नहीं है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर बात आपकी मेरे को यहां तक समझ में आ गई, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको बोला था ये जो केस लॉ है सैलमोन कंपनी लिमिटेड, सैलमोन वर्सेस सैलमोन कंपनी लिमिटेड, जब ये केस हुआ था ना उस वक्त तक कंपनी लॉ के अंदर सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई थी, इसलिए सैलमोन ने इसका गलत फायदा उठा लिया। उस वक्त तक कंपनी के अंदर एक फीचर अवेलेबल नहीं था, लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, ये वाला फीचर नहीं था। सोचिए अगर ये फीचर होता लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल का, क्या क्या सैलमोन केस जीत पाता? नहीं, क्योंकि वहां पर कोर्ट ये बोलता कि हम इस कॉर्पोरेट वेल को, कंपनी के पर्दे को उठा रहे हैं, उसमें पियर्सिंग छेद कर रहे हैं, और हमें पता लग रहा है कि सैलमोन तुमने जानबूझकर फ्रॉड इंटेंशन के साथ में यह कंपनी खोली थी, तुम्हारा कंपनी खोलने का इरादा ही फ्रॉड करने का था, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल फीचर उस वक्त होता कंपनी लॉ में, लेकिन था नहीं, वो था नहीं मेरे दोस्तों। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है जी सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आई। दोस्तों अगर आप लिखना चाहें इस केस लॉ को तो आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें इस केस लॉ को तो आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर एक बार टाइम दे देता हूं। टाइम क्या देना है, आप वीडियो को पॉज कर लो, है ना, मैं एक बार सब कुछ रब कर देता हूं यहां पर। आप वीडियो को पॉज करते हुए चलिएगा और लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट पेज है, वीडियो पॉज करो इसको लिख लो। ये सेकंड पेज है, वीडियो पॉज करो इसको लिख लो। ये थर्ड है, वीडियो पॉज करो इसको लिख लो। फोर्थ, और ये लास्ट। क्लियर ये चीज? तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एक केस लॉ समझ लिया। मैंने आपको बोला था ये सेपरेट लीगल एंटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आप लोगों को 4 केस लॉज पढ़ाऊंगा। मैंने आपको यह भी बोला है पढ़ाऊंगा मैं पूरे चारों केस लॉज, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आएगा। आपको यह भी पता चलेगा लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल कंपनी में क्यों इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि लोग सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठा रहे थे, सैलमोन ने गलत फायदा उठाया था। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जाम में या आपको जब रिवाइज करना है, तब आप इन 2 केस लॉज को याद रखिएगा। ये वाले 2 केस लॉज मैं जानबूझकर आपको बता रहा हूं, ताकि एक तो आप कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाएंगे, और दूसरा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। लॉ की जानकारी आपने क्लास परचेज करी है तो एटलीस्ट पढ़ाएं तो पूरा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के मजा ही क्या आ रहा है। नेक्स्ट केस लॉ पर चलते हैं।
और नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट केस लॉ है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ये 1961 का केस लॉ है और ये केस लॉ न्यूजीलैंड का है। क्यों है न्यूजीलैंड का? दोस्तों अगर आप न्यूजीलैंड में जाओगे ना, अगर आप न्यूजीलैंड में जाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, खेती। जैसे इंडिया में है ना, न्यूजीलैंड में भी खेती बहुत ज्यादा है, बहुत हरियाली है और बहुत एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब वहां पर पता है न्यूजीलैंड में नॉर्मली कैसे होता है ये एग्रीकल्चर का। जैसे सपोज कीजिए ये जमीन है ना, और यहाँ पर खेत है। खेत समझते हैं ना आप लोग, फील्ड जैसे बोलते हैं। जो लोग गांव से हैं वो तो समझते हैं, और जो एकदम सिटी लेवल के हैं वो आप समझते हैं, खेत देखते हैं जहां पर किसान जो है वो मेहनत करता है, फसल उगाता है, ठीक है। फील्ड हम उसे बोलते हैं। तो न्यूजीलैंड में क्या होता है, न्यूजीलैंड में ना एक ऊपर हाइट से, एक हाइट से हेलीकॉप्टर में बंदा बैठता है, पायलट बैठता है हेलीकॉप्टर में, और वो क्या करता है, ऊपर से बीज डालता है। सीड्स जो होते हैं ना, वो ऐसे गिरते हुए आते हैं, गिरते हुए आते हैं। हेलीकॉप्टर चल रहा है और वो गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए ऐसे सीड्स आ रहे हैं, ऊपर से वो ऐसे डालता जा रहा है, और खेतों में ये सीड्स लग गए और फिर फसल उगती है। इस तरीके से ये सीड्स और जो भी फर्टिलाइजर है वो इस तरीके से डाले जाते हैं खेतों के अंदर। न्यूजीलैंड में ये इस तरीके का बिजनेस चलता है। तो दोस्तों अब सुनिए केस लॉ। केस लॉ का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। 1961 का केस लॉ है न्यूजीलैंड का। एक बंदा था जिसका नाम था जॉफरी ली। क्या नाम था उनका? मिस्टर जॉफरी ली। और नॉर्मली वो जॉफरी ली जो है ना, वो पायलट थे, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे, न्यूजीलैंड के थे वो, और वो एयर फार्मिंग का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। क्या करी? उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, प्राइवेट कंपनी रखी, ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब जैसे पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर का होना जरूरी होता है, दोस्तों मैं आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर पढ़ाऊंगा, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी, ठीक है? अभी बेसिक्स चल रहे हैं अपने। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब ये जो मिस्टर जॉफरी ली था, ये पायलट थे, न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, प्राइवेट कंपनी, जिसका इन्होंने नाम रखा ली एयर फार्मिंग प्राइवेट कंपनी। इन्हें पता चला, बोला बाबू समझो इशारे कि यार अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर चाहिए तो 2 मिनिमम मेंबर्स का होना जरूरी है। बोला एक तो मैं खुद बन जाता हूं मिस्टर ली, और बोला एक और बंदे को पकड़कर लेकर आ जाता हूं। और इन्हें यह भी पता लगा कि अगर कंपनी का मेंबर बनना है तो मिनिमम 1 शेयर खरीदना जरूरी है। तो इन्होंने बोला कि हम टोटल 3000 शेयर्स कंपनी के इशू कराएंगे, खरीदेंगे, जिसमें से 2999 शेयर्स मिस्टर ली ने अकेले ने खुद ने खरीदे, और 1 शेयर दूसरे बंदे को खरीदवा दिए, क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर होना जरूरी है, हम हर मेंबर को 1 शेयर खरीदना जरूरी है। क्लियर है? अब ये मिस्टर ली अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी के मेंबर बन गए, कंपनी के डायरेक्टर बन गए, कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, लेकिन ये कभी कभी कंपनी के एज एम्प्लॉय, लेकिन ये कंपनी के एज एम्प्लॉय, इस कंपनी का काम क्या था, जो किसान होते थे ना, वो किसान इस कंपनी के पास में आते थे ली एयर फार्मिंग पे, और बोलते थे कि तुम अपने हेलीकॉप्टर से मेरी जो फील्ड है, खेत है, उसमें डाल दो, मेरे को ये सर्विस दो, मैं पैसा दे दूंगा। सपोज करो मैं किसान हूं, मैं गया ली एयर फार्मिंग के पास, मैंने बोला साहब ये मेरा खेत है, आप अपना हेलीकॉप्टर लाकर और ये बीज डाल दो, और बताओ कितना रुपया मेरे से लोगे ये सर्विस मुझे देने का। ये जो मिस्टर ली थे, ये चाहे से डायरेक्टर थे, मेंबर थे, सब थे, लेकिन ये कभी कभी एज पायलट, एज एम्प्लॉय लोगों के यहां पर डालने भी जाते थे, हेलीकॉप्टर के थ्रू सीट्स को डालने जाते थे। तो एक बार ये एज पायलट, एक एज एम्प्लॉय हेलीकॉप्टर के अंदर सीट्स को डाल रहे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। दोस्तों एक एक्ट है न्यूजीलैंड के अंदर, अगर हम बात करें तो उस एक्ट का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1992। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो उसका नाम है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ये इंडिया के अंदर इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 बोला जाता है, और न्यूजीलैंड के अंदर इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1992 बोला जाता है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों आपको? तो डेथ हो गई,
अब ये एक्ट पता है क्या बोलता है? ये एक्ट बोलता है कि अगर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का काम करते हुए, चाहे कंपनी की प्रीमाइसेस में, चाहे प्रीमाइसेस से बाहर, चाहे कंपनी की बिल्डिंग में प्रीमाइसेस में, चाहे प्रीमाइसेस से बाहर, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी का काम करते हुए इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको कंपनसेशन मिलता है। अगर जिंदा है तो उसको मिलेगा, मर गया तो उसके घर वालों को मिलेगा। क्लियर है? इसीलिए होता क्या है नॉर्मली, अगर आप देखोगे जब आप भी कंपनी के अंदर जॉब करोगे ना, तो कंपनी आपका इंश्योरेंस करवा देगी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं ना, कंपनी अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा देती है। क्यों? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, कि कल को अगर इस एम्प्लॉय के कुछ भी हो गया तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट कंपनी ये बोलेगी कि भैया इंश्योरेंस हमने करवाया हुआ है, वहां से तुझको कंपनसेशन मिल जाएगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो अब जब मिस्टर ली की डेथ हुई तो उनकी जो वाइफ है मिसेस ली, वो कंपनी के पास में पहुंची और बोली कि मुझको कंपनसेशन दे दो, क्योंकि मेरे पति की डिमाइस, चले गए वो, रहे नहीं है। तो कंपनी ने बोला, कंपनी कौन सी है? ली एयर फार्मिंग कंपनी। कंपनी ने बोला आप एक काम कीजिए, हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है फलाना कंपनी से, आप फलानी इंश्योरेंस कंपनी के पास में चले जाइए और वहां से कंपनसेशन ले लीजिए। ये जो मिसेस ली है वो चली गई इंश्योरेंस कंपनी के पास में और इन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या बोलकर? उन्होंने बोला जी बिल्कुल, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत अगर कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है और वो इंजर्ड या डेथ हो जाती है, तो बिल्कुल उसको या उसके घर वालों को कंपनसेशन मिलता है, लेकिन एम्प्लॉय को मिलता है। ये जो मिस्टर ली हैं, वो सिर्फ एम्प्लॉय थोड़ी ना थे, वो तो भैया कंपनी के डायरेक्टर भी थे, कंपनी के शेयर होल्डर भी थे, उन्होंने 2999 शेयर्स भी होल्ड किए हुए थे। तो इस वजह से हम ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे। केस फाइल कर दिया खुद इस मिसेस ली ने। अब केस किस पे फाइल करेंगे? आप सोचिए, ये मिसेस ली इस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस फाइल करेगी या इस ली एयर फार्मिंग पर केस फाइल करेगी? भाई ली एयर फार्मिंग पर करेगी ना। ये मिसेस ली बोलेंगी ले एयर फार्मिंग से कि यार वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही। मैं थोड़ी ना उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस करूंगी, मैं तो तुम्हारे ऊपर केस करूंगी ना, तुम्हारा एम्प्लॉय था, तुम इस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकलवा कर लेकर आओ। सपोज कीजिए आज मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, अब आप मेरे से 100 रुपये वापस लेने आते हो, तो मैं बोलता हूँ यार देख, ये जो तीसरा बंदा है ना, इससे ले ले तू 100 रुपए, मेरे 100 रुपए इस पे उधार हैं, तुम डायरेक्टली इससे ले लो। अब वो तीसरा बंदा अगर आपको 100 रुपए देने से मना कर दे, तो आप उस पर केस करोगे मुझ पे? आप बोलोगे मोहित यार मैंने तेरे को रुपए दिए थे उधार, तेरे ऊपर केस फाइल करूंगा। तो ये जो वाइफ है ना, इन्होंने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया, इसीलिए केस लॉ का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों यहां तक? इसीलिए केस का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। जब ये केस कोर्ट में गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास में कोर्ट में जब ये केस गया, तो कोर्ट ने बोला कि सुनिए, चाहे से मिस्टर जॉफरी ली प्रमोटर थे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, चाहे से मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन उस वक्त वो कंपनी के चीफ पायलट थे, उस वक्त वो कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे। इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी, और उनको कंपनसेशन मिलेगा, और उनको कंपनसेशन मिला। क्लियर है ये चीज? सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो अलग हैं, लेकिन कंपनी खुद अपनी पोजीशन पर चलती है। कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, सर मैं एक बार ये केस लॉ पूरा लिखना चाहता हूं। आप लिख लीजिए, मैं यहां पर आपको टाइम दे देता हूं। ये पहला पेज है, ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ये दूसरा पेज है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। ये तीसरा पेज है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। और ये लास्ट पेज है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो।
मैंने आपको बोला था कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को 4 केस लॉज पढ़ाऊंगा। 2 केस लॉ हमने पढ़ लिए, अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले केस लॉ के ऊपर, और हमारे थर्ड वाले केस लॉ का नाम है री कंडोली टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। 1886 का ये केस लॉ है। सुनिए इसमें क्या हुआ था। ये कोलकाता का केस है दोस्तों। आपको पता होगा उस वक्त तो कैलकटा हुआ करता था। जो कैलकटा है वहां पर चाय बहुत ज्यादा उगाई जाती है, चाय के बागान भी काफी सारे होते हैं, है ना। तो 7 लोग थे, 7 पर्सन्स, आप ऐसे बोल दो 7 दोस्त थे, और सातों के पास में अपना अपना चाय का बागान था, टी एस्टेट था सबके पास में अलग अलग। तो हम इसको बोल देते हैं T1, मतलब पहला टी एस्टेट, T2, T3, T4, T5, T6, T7 सबके पास में था। अब क्या था दोस्तों, ये टी को उगाना एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाती है, और आपको पता होगा एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स की बहुत ज्यादा छूट देती है। तो इन सातों लोगों को यह पता लगा कि अभी तो हम लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, पर अगर हमारी कोई एक कंपनी होती तो हम जो ये टी का ग्रो कर रही हैं, इसके ऊपर हमें टैक्स में बहुत ज्यादा छूट मिल जाती, टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाती। क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल हैं तो टी एस्टेट पर टैक्स पे करना पड़ता है, कंपनी होंगे तो टी एस्टेट पर टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बोला क्यों ना हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इन्होंने उसका नाम रखा कंडोली टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको केटीई प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। और उसके तहत इन्होंने बोला कि हम सातों की सातों अपनी जो टी एस्टेट है वो कंपनी के नाम पर कर देंगे। मतलब अब ये हमारे जो ये हैं टी एस्टेट्स हैं, ये अब कंपनी के नाम पर हो जाएंगे। अब कंपनी के नाम पे हो जाएंगे तो भैया कंपनी के नाम पे आपको रजिस्टर तो करवाने पड़ेंगे। तो ये लोग जब कंपनी के नाम पे इसको रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास में गए, तो रजिस्ट्रार बोला कि आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। बोला ये क्या होता है? बोला जब भी कभी कोई ऐसा ट्रांसफर होता है तो एक लीगल पेपर बनता है, और उस लीगल पेपर के लीगली ऑथेंटिकेट करने के लिए एक टैक्स पे किया जाता है, उसे स्टाम्प पेपर बोलते हैं। ये लोग बोले कि भैया टैक्स से बचने के लिए ही तो मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, हमने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट ही क्यों करी, क्योंकि हमें टैक्स से बचना था। बोला वो ठीक है, आपकी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अब आप कंपनी के अंदर जो भी ये टी ग्रो करोगे उस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपके जो टी एस्टेट्स हैं वो आप कंपनी के नाम पर बेच रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवा रहे हो। उस तो रजिस्टर का जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो कागज बनेगा जिसमें लिखा होगा कि आप सातों लोगों ने अपने टी एस्टेट कंपनी को दे दिए, जो सबूत होगा, जो पेपर होगा, कागज होगा, डॉक्यूमेंट, उस पर तो बाबू टैक्स पे होगा ना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर होगा। तभी तो लीगली माना जाएगा कि ये सातों टी एस्टेट कंपनी के नाम पर है, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। सातों लोग बोले, बोले ये क्या बात है। बोला हम देखो, हमने ये कंपनी बनाई है, हम ही इस कंपनी के मेंबर है, हम ही इस कंपनी के डायरेक्टर, और हमारी ही टी एस्टेट है। तो यार हम हमारे ही टी एस्टेट को हमारी ही कंपनी में ही तो दे रहे हैं, हम हमारे ही टी एस्टेट को हमारी ही कंपनी में तो दे रहे हैं। अभी तक हम इंडिविजुअली रखते थे, अब हमने कंपनी बना ली उसमें दे रहे हैं। तो इसमें कहां से टैक्स वैक्स का आ गया। गवर्नमेंट बोली सेपरेट लीगल एंटिटी। आप जब तक अपनी टी एस्टेट इंडिविजुअली चलाते थे तब तक उनकी एग्जिस्टेंस अलग थी, लेकिन जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है। आप खुद को और कंपनी को इक्वल सेम नहीं बोल सकते। कंपनी अलग है और आप अलग हैं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से डिफरेंट है। क्लियर है। यह है दोस्तों आपका फोर्थ केस लॉ। मैं चाहता हूं कि आप अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके और ये वाला केस लॉ भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट केस लॉ के ऊपर, और हमारा जो लास्ट केस लॉ है वो है अब्दुल हक वर्सेस दासमल, और ये 1910 के अंदर हुआ था, 1910 के अंदर ये केस हुआ था। अब सुनिएगा हुआ क्या था। अब्दुल हक नाम का दोस्तों एक एम्प्लॉय था। कौन था? अब्दुल हक नाम का एक एम्प्लॉय था, और वो एक कंपनी के सर्विस प्रोवाइड किया करता था, लेकिन कंपनी ने उसकी 3 महीने से सैलरी नहीं दी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी।
तो ये जो अब्दुल हक जो कंपनी का एम्प्लॉय था, उसको पिछले 3 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली थी। वो कंपनी से बोल रहा था, हे बाबू, हे कंपनी, मेरी सैलरी मुझको दे दो ना। कंपनी उसको सैलरी नहीं दे रही थी। तो उसने क्या किया, अब्दुल हक ने, कंपनी का डायरेक्टर था दासमल, तो उसने दासमल के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब्दुल हक एम्प्लॉय वर्सेस दासमल डायरेक्टर ऑफ कंपनी। बताइए, आप बताइए, एग्जामिन कीजिए, क्या ये केस सही है? नहीं सर, कंपनी के पास में सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप को कंपनी से प्रॉब्लम है तो आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कीजिए। आप कंपनी के डायरेक्टर पे केस फाइल नहीं कर सकते। कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, तो ये केस रिजेक्ट हुआ। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर एक बार वापस से हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वापस से आते हैं। अब बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या अब आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा है? हालांकि मैंने ये चीज बड़ी ही इजी तरीके से, देखो यहां पर लिखी हुई है कि कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है लॉ की आंखों में, कंपनी अपने मेंबर डायरेक्टर से अलग है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है। और इसी चीज को कितना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कंपनी एंजॉय एन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स डायरेक्टर्स एसेट्रा। कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स। कंपनी उनके रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं है और वो कंपनी के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस बात को बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कंपनी ऑन बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी इन द आईज ऑफ जुडिशियरी। लॉ की आंखों में वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है। ये एक सिंपल सेपरेट लीगल एंटिटी की मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? सर यहां तक मुझे 100% तरीके से समझ में आया। और आपको यह भी समझ में आया कि सेपरेट लीगल एंटिटी का बहुत सारी कंपनी, सैलेमोन जैसे लोग इलीगल फायदा उठा रहे थे। उसी इलीगल फायदे को रोकने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको बोला गया लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल। ताकि पता लगे कि यार सैलमोन जैसे लोग कहीं कंपनी इसीलिए तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्रॉड करना है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? या फिर जो 7 लोग हैं, वो कंडोली टी एस्टेट कंपनी सिर्फ इसलिए तो नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्हें टैक्स बचाना है, टैक्स एग्जेम्प्ट कराना है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? क्लियर है? इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। जब अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल, उसके अंदर भी बहुत सारे केस लॉज पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सोचिए, अगर ये कॉन्सेप्ट होता तो क्या सैलमोन वाले केस का जजमेंट अलग होता, क्या कोंडोली एस्टेट वाले जजमेंट का केस का जजमेंट अलग होता? आ रही है मेरी बात यहां तक? तब आप बोलोगे, जब मैं आपको लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल समझाऊंगा, उसमें नई नई केस लॉज समझाऊंगा, तब आप बोलोगे सर इन केस लॉज के अलावा वो वाला केस लॉ, टी कंडोली टी एस्टेट, वो वाला भी यहां पर फिट बैठता है। पढ़ेंगे हम लोग उसको। क्लियर है? चलिए, स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। और देखिए दोस्तों, यहां पर आपकी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड होती हैं। लेकिन सर, हमने तो सुना है कि कंपनी के पास में एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। बिल्कुल होती है। सर आप वो नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा। सर कब पढ़ाओगे? जब मैं आपको टाइप ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको जब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक तब पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैंने आपको बार बार बोला है, लॉ हमेशा डुअल बेसिस पे पढ़ा जाता है। जो चीज लॉ में एक बार पढ़ रहे हो, वो लॉ में वापस से दोबारा आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि तब आपको समझने में और भी मजा आएगा। ठीक है सर, यहां तक की कहानी समझ में आई? तो सर एक बार वापस चलते हैं। हमने जब अपना ये कंपनी लॉ लास्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया, एक बार वहां पर वापस चलते हैं दोबारा से। सर आपने हमें यह बताया था कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। कंपनीज एक्ट पहले कब आया था? पहले
66 में आया था। ये सब कुछ सर आपने हमें बताया। 1913 में आया था, फिर 1956 में आया था, उसके बाद 2013 में आया, सब कुछ। सर कंपनी के लिए आपने हमें कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, कंपनी का मीनिंग भी बताया था। सर आपने हमें यह भी बताया था हमारा कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल हैं, 470 सेक्शंस हैं। आपने ये भी बताया था कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। आपने ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल 29 अगस्त को मिल गई थी और कंपनीज एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया था 30 अगस्त को। जी हाँ। तो क्या तो क्या अब मैं आपसे ये बोल दूं कि जो कंपनी शब्द है, क्या मैं आपसे ये बोल दूं कि ये जो कंपनी शब्द है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम इसे बोल सकते हैं कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है? कॉम का मतलब आपने बहुत बार सुना हुआ, तुम्हारी तो कॉम ऐसी है। कॉम का मतलब होता है टुगेदरनेस, हार्मोनी। जब हम साथ में मिलकर कोई काम करते हैं, टुगेदर, जब साथ में मिलकर कोई काम किया जाता है तो बोलता है कॉम। और पनीज, PANY, या उसको हम PANES लिखें, पनीज। पनीज का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर, मनी। तो क्या आप ये बोलना चाहते हो सर कंपनी का मतलब है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स साथ में मिलकर प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए काम करते हैं, उसे कंपनी बोला जाता है। क्या हम इस तरीके से इस बात को बोल सकते हैं? क्या हम इस तरीके से इस बात को बोल सकते हैं? सर बोल तो सकते हो आप कि कंपनी जो है उसमें कॉम जो है, कॉम का मतलब होता है टुगेदरनेस, हार्मोनी। और पनी का मतलब होता है सर पनीस, ब्रेड एंड बटर, मनी, पैसा। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्या सर ये हमें अपनी बुक में लिख लेना चाहिए? एग्जाम के लिए नहीं जरूरी है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और लॉ को फेमिलियर कराने के लिए ये मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है सर। सर अभी तक हमने देखा कंपनी क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमारा नया टॉपिक क्या है? वैसे तो हमारा नया टॉपिक है मेरे दोस्तों, लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। वो मुझे पढ़ाना है, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूं और वो बेसिक्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। क्या मैंने आपको ये बोला कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं? क्या मैंने ये बात आपको बोली? हाँ सर आपने बोली थी। हाँ सर आपने बोली थी। क्या मैंने आपको ये बोला था कि सेक्शन 2 के अंदर कंपनीज की डेफिनेशंस आती हैं? क्या ये बात मैंने आपको बोली थी? हाँ सर, आपने ये बात मुझको बोली थी, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस आती हैं, बिल्कुल आपने मेरे को बोला था। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 क्या बोलता है? क्या एक बार आपको सेक्शन 1 पर लेकर चलूं? सर आपने सेक्शन 1 पहले क्यों नहीं पढ़ाया, अब पढ़ा रहे हो? क्योंकि अब आपको असली मजा आएगा, अब आपको समझ में आएगा लिंक करके। पहले तो रट्टाफिकेशन हो जाता। पता है आपको सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? कंपनी लॉ का सेक्शन 1, कंपनी लॉ का सेक्शन वरना 4 सब सेक्शंस, मतलब सब क्लॉजेस में डिवाइडेड है। एक तो वो बताता है शॉर्ट टाइटल। टाइटल का मतलब है कि इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 बोला जाएगा। लेजिस्लेशन, किसने बनाया था ये एक्ट? सर लेजिस्लेशन ने बनाया था। कौन था सर? भारत की संसद, पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज कंपनीज एक्ट 2013। जैसे आप बहुत सारे एक्ट सुनते हो, जैसे आज एक चीज बताइए, जो सेबी एक्ट बना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में आया, किसने बोला कि इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट ही बोला जाएगा, कोई और नाम नहीं बोला जाएगा? कैसे पता लगा हमें? सर जब भी कोई एक्ट बनता है ना, तो उस एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है, उस सेक्शन 1 के अंदर एक तो ये बताया जाता है कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है। जैसे मूवी का टाइटल क्या है, दबंग, दबंग 4, दबंग 3, ऐसे इस एक्ट का टाइटल क्या है। तो जब भी कोई एक्ट आता है, हर एक्ट के सेक्शन 1 में उस एक्ट का टाइटल लिखा होता है, उसका ऑफिशियल नाम लिखा होता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 1 में भी लिखा हुआ है टाइटल की, इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जाना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है?
क्या बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ सर। और क्या बोलता है ये सेक्शन 1? सेक्शन 1 ये बताता है कि ये जो कंपनीज एक्ट है ये कहां तक एक्सटेंट है, कहां पर फैला हुआ है, कितने एरिया में। सर ये प्रोविजंस ऑफ एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, पूरे भारत में फैले हुए हैं। किसमें फैले हुए हैं? पूरे भारत में फैले हुए हैं। होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में फैले हुए हैं। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों? सर पूरे भारत का मतलब क्या आप ये बोलना चाहते हो जम्मू एंड कश्मीर? हाँ बाबू हाँ, यही बोलना चाहता हूं मैं, यही बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है सर। तो आपने बोला जो सेक्शन 1 है कंपनीज एक्ट का, वो एक तो टाइटल बताता है, बात समझ में आती है, एक एक्सटेंट बताता है, बात समझ में आती है। फिर सर कमेंसमेंट बताता है, ये क्या है? अरे मैंने आपको अभी अभी बोला कि यार कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं। मैंने आपको अभी अभी बोला कि 29 ऑफ अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी थी। याद है ना एक्ट कैसे बनता है? लास्ट क्लास में क्या बोला था मैंने? बिल बनता है पहले, फिर हम लोकसभा में रखते हैं, अप्रूव होता है, तो राज्यसभा में रखते हैं, अप्रूव होता है, तो प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं, वो भी अप्रूव कर देता है, तो एक्ट बन जाता है। तो प्रेसिडेंट ने 29 ऑफ अगस्त 2013 को अप्रूव करके बोला आज से ये कंपनीज बिल नहीं, कंपनीज एक्ट बोला जाएगा। और 30 अगस्त को जस्ट नेक्स्ट डे इसको नोटिफाई कर दिया गया। तो सर 30 अगस्त 2013 को जब कंपनीज एक्ट 2013 को नोटिफाई किया गया था, क्या पूरे के पूरे 470 सेक्शंस उसी दिन से कमेंस, लागू, एप्लीकेबल, इंप्लीमेंट होने लग गए थे? नहीं यार, पूरे 470 सेक्शंस, पूरे के पूरे 470 सेक्शंस 30 अगस्त 2013 जिस दिन ये एक्ट नोटिफाई हुआ उस दिन से शुरू नहीं हुए थे। तो फिर तो फिर तो मेरे दोस्तों जो आपका सेक्शन 1 है ना, वो 30 अगस्त को फोर्स में आ गया था जिस दिन ये एक्ट नोटिफाई हुआ था। उसके बाद में 98 जो सेक्शंस हैं वो 12 सितंबर 2013 को इफेक्ट में आए थे। उसके बाद में 143 जो सेक्शंस हैं वो 1 अप्रैल 2014 को इफेक्ट में आए थे। और इसके बाद में जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो अलग अलग डेट्स पर, जैसे ये सभी सेक्शंस तो एक डेट पर आ गए भाई, कि सेक्शन 1 जो है वो तो 30 अगस्त को आ गया जिस दिन प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, जस्ट उसके नेक्स्ट डे जिस दिन ये एक्ट नोटिफाई हुआ। बाकी के 98 सेक्शंस 12 सितंबर 2013 को आ गए, 143 जो है 1 अप्रैल 2014 को आ गए। बचे हुए बहुत, जैसे आप मर्जर के बारे में कभी पढ़ोगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, तो उसके अंदर एक सेक्शन 234 है, वो तो 2016-17 के आसपास नोटिफाई हुआ था। तो हमारा सेक्शन 1 एक तो बताता है इस एक्ट का टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक बताता है ये कहां कहां फैला हुआ है, और एक बताता है कि कौन कौन से सेक्शंस कब कब कमेंस हो गए थे। और कमेंस कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, ऑफिशियल गैजेट में वो डेट लिख देता है कि इस डेट से ये वाला सेक्शन जो है वो भी अब लागू हो गया। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्या अब आपको यह समझ में आ रहा है कि एडवांस लेवल पर जब लॉ पढ़ा जाता है तो किस तरीके से पढ़ा जाता है? और सच्ची बोलना, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के देखो, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे काला कौवा काटेगा आपको। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ये बोल सकते हो कि सर लेंदी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिंक करके पढ़ रहे हो तो केस लॉस को पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है ना? सर सेक्शन 1 आपने बोला 4 बातें बोलता है, 3 बातें आपने हमको बताई। फिर नेक्स्ट बात क्या बोलता है? नेक्स्ट बात बोलता है एप्लीकेशन, कि ये सेक्शन 1 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? क्या कंपनीज एक्ट सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हैं? क्या सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा ये कंपनीज एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हैं? जी नहीं, उन कंपनीज पर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है, उनके अलावा और भी बॉडी कॉरपोरेट्स हैं, उनके अलावा और भी बॉडी कॉरपोरेट्स हैं जिनके ऊपर ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। जब मैं ये बात बोलता हूं तो बच्चा सदमे में आता है, बच्चा बोलता है अरे बाप रे ये क्या बोला सर आपने? आपने बोला ये कंपनीज एक्ट उन कंपनीज के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा
जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या उससे पहले वाले कंपनीज एक्ट के अंदर 1956, 1913, 1866 किसी कंपनीज पुराने वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उनके अलावा आपने बोला जो अदर बॉडी कॉरपोरेट्स हैं उनके ऊपर भी ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। सर कौन कौन से, सर कौन कौन से अदर बॉडी को, और बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है? सर हम तो अभी तक समझ रहे थे कि कॉरपोरेट को ही कंपनी बोला जाता है, मतलब बॉडी कॉरपोरेट और कंपनी सेम होता है। नहीं दोस्तों, बॉडी कॉरपोरेट अलग होता है और कंपनी अलग होता है। इसीलिए अब आपको बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है इसका मीनिंग यहां पर मैं समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको यह समझाऊंगा बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको वापस सेक्शन 1 पर लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि यह कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, और फिर उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल के ऊपर चलेंगे और मस्ती से केस लॉस के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। देखिएगा दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग समझने के लिए चार कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर आप किसी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलना चाहते हो तो जरूरी है कि चार कंडीशंस पूरी हो जाएं। अगर चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप बोलोगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, और अगर चार में से एक सिंगल कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो आप बोलोगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। चार कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन, पहली कंडीशन है इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ का मतलब है कि उसका अपन जो भी उसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है उसके अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो मुझे एक चीज बताइएगा दोस्तों, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 या अगर इससे पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी तो पहले वाले एक्ट में रजिस्टर होना कंपलसरी है? जी हाँ। तो क्या उस हिसाब से हम इसे बोल सकते हैं कि वो इनकॉर्पोरेटेड है? हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, सपोज कीजिए कि पार्टनरशिप फर्म है। क्या पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है सर, मैंडेटरी नहीं है सर, सजेस्टिव है, हो तो हो जाओ, नहीं हो तो मत हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का एक्ट के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है, तो ये पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो पहली कंडीशन ये बोलती है कि अगर आप किसी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलना चाहते हो तो जरूरी है कि उसके ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है वो उसमें रजिस्टर है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जैसे आपने एक और टर्म सुना होगा, एल एल पी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि एलएलपी के पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी फीचर्स होते हैं। एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बस कंपनी के अंदर के लोगों को मेंबर बोला जाता है, एलएलपी के अंदर के लोगों को पार्टनरशिप फर्म की तरह पार्टनर बोला जाता है। कंपनी में एओए एमओए मेन होते हैं, यहां पर जो है वो पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड बनती है। पर मुझे ये बताइए, ये जो एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक टर्म जो है, फर्म जो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्या इसका अपने एक्ट में रजिस्टर होना कंपलसरी है? जी हां, ये एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर इसका रजिस्टर होना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो क्या मेरी बात दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ रही है कि ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर इसका रजिस्टर होना कंपलसरी है? तो क्या उस हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहलाएगी, इसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहा जा सकता है। एलएलपी को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन
एसोसिएशन कहा जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उसका अपने एक्ट में रजिस्टर होना मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। तो सर आपने बोला कि अगर हम किसी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलना चाहते हैं तो 4 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। उसमें से पहली कंडीशन जो आपने मेरे को बताई वो बताई इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके पास में सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, परपेचु अब ये क्या होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। सेपरेट लीगल एंटिटी तो अभी पढ़ाया है। परपेचुअल सक्सेशन मैंने बताया था, परपेचुअल शब्द का मतलब है लगातार, सक्सेशन का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। कंपनी के अंदर मेंबर्स आते हैं जाते हैं, मर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, कंपनी किसी के आने या जाने से रुकती नहीं है, लगातार चलती है। एंड कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड और टू बी स्यूड, मतलब कंपनी मतलब वो एसोसिएशन अपने नाम से किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है या कोई और उस एसोसिएशन के ऊपर केस फाइल कर सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो आप ये बोल सकते हो कि बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अब मेरा एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मेरा आपसे एक एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लिमिटेड चैप्टर, कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड आ रहा है, कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड आ रहा है, तो क्या ये पब्लिक कंपनी है? हाँ। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी? क्या ये चारों कंडीशन पूरी करती है? हाँ सर। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू स्यू। तो इसका मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी को आप बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हो। ओके। अच्छा सपोज कीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, लेट सपोज कि कोई प्राइवेट कंपनी है, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट आ रहा है तो हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये चारों कंडीशन को फुलफिल करती है? जी हाँ, ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन भी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड और टू बी स्यूड, चारों कंडीशन पूरी होती है। तो क्या प्राइवेट कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? जी हाँ सर बोल देंगे। अच्छा सपोज कीजिए कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, सेल या गेल या भेल, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी है, क्या ये भी चारों कंडीशन को पूरा करती है? हाँ सर, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, अंडर सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी के सेक्शंस के अंदर रजिस्टर्ड है, चारों कंडीशन को पूरा करती है, तो ये भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। अच्छा सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, यूएस में बनी है, अमेरिका में बनी है, फॉरेन के अंदर, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, क्या इसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? हाँ सर, क्योंकि एप्पल जो है वो भी चारों कंडीशन को पूरा कर रही है। हमने बोला था इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, तो वो अपने यहाँ के लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। एप्पल कंपनी, अमेजोन कंपनी अपने यहाँ के लॉ में रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर होने के बाद में उसके पास में ये तीनों फीचर्स आ गए, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। तो पब्लिक कंपनी हो गई, प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, इसको भी बोला जाएगा। अच्छा एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए, कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होती हैं पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर। मैं पढ़ाऊंगा जब टाइप ऑफ कंपनी बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो होती हैं जो पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर बनाई जाती हैं, उनको स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। मैं बताऊंगा पूरा। जैसे आपका आईसीएसआई है, सीएस इंस्टीट्यूट, वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है। आईसीएआई अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है। आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएमएआई वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है। आरबीआई वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है। एलआईसी वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है। इनको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है? चारों कंडीशन पूरी करती है सर। ये अपने, हमने बोला था किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, ये अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है, और इनके पास में बाकी तीनों कंडीशन है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। तो क्या आप ये बोलना चाहते हो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पब्लिक कंपनी भी आती है, प्राइवेट भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आते हैं? जी हाँ बिल्कुल आते हैं। जी हाँ बिल्कुल आते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है? बॉडी कॉर्पोरेट वो है जो इन चार कंडीशंस को पूरा कर दे। तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट का स्कोप कंपनी से बहुत ज्यादा वाइडर है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो।
भाई कंपनी के अंदर तो सिर्फ वो आ गई ना जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, जबकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तो आपकी पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, वन पर्सन कंपनी, आपकी फॉरेन कंपनी, आपकी एलएलपी, ये सब जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ गई, सब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ गई। तो बॉडी कॉर्पोरेट का स्कोप तो बहुत ज्यादा वाइडर होता है। सर आपने बोला कि ये सभी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होता? हाँ, जैसे पार्टनरशिप फर्म, ये बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? पार्टनरशिप फर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और भी सर कोई है क्या? सर ऐसा कोई एसोसिएशन है जो इन चारों कंडीशंस को पूरा कर रहा हो तब भी उसे बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं मानते? जी हां है। कौन है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट। अगर ये इन चारों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं तब भी इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, कंडीशंस होती हैं कि अगर आप इन कंडीशन में फॉल हो रहे हो तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या ट्रस्ट एक्ट, और अगर आप कंडीशन में फॉल नहीं हो रहे हो तो आपको रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के पास में अपना कोई केस लेकर आए, गवर्नमेंट बोले यार इस केस के अंदर तो बॉडी कॉर्पोरेट को फायदा मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोले मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं साहब क्योंकि मैं चारों कंडीशन को पूरा करती हूँ। गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर है, कौन सा ट्रस्ट रजिस्टर है, कौन सा नहीं है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन में फॉलो हो रहे हो तो रजिस्टर होना पड़ेगा, कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहे हो तो रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। क्यों जबरदस्ती हम तुम्हें रजिस्टर, मतलब जबरदस्ती तो तुम रजिस्टर हो नहीं रहे कंपलसरी, तो हम तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट मान लें, इस बात को कैसे माना जाए? तो गवर्नमेंट ने बोला कंफ्यूजन ही नहीं रखते हैं। कल को कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट आकर बोलता है मैं रजिस्टर हूं मुझे बॉडी कॉर्पोरेट मान लो, कोई आता है बोलता है मैं रजिस्टर नहीं हूं मुझे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानोगे। गवर्नमेंट ने बोला चाहे से आप चारों कंडीशंस को पूरा करोगे तब भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, वापस से सर अपन अपने सेक्शन 1 के ऊपर आ जाते हैं। वापस से सर अपन अपने सेक्शन 1 के ऊपर आ जाते हैं। आ जाइए, वापस से आप अपने सेक्शन 1 के ऊपर आ जाओ मित्रों। क्या बोलता है? हमने ये पढ़ लिया था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट एप्लीकेशन। मैंने बोला स्टैंडर्ड कंपनीज मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा ये इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी रजिस्टर है, एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट। सर इंश्योरेंस कंपनीज कहां पे रजिस्टर होती हैं? इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर इनकी एक अथॉरिटी होती है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है। बैंकिंग कंपनी अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर रजिस्टर्ड है, या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इन सब के ऊपर ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। इन सब के ऊपर मित्रों ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार क्लास को पॉज करके ये जो सेक्शन 1 मैंने यहां लिखा हुआ है आप लोग अपनी कॉपी या बुक के अंदर लिख लें। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर एग्जाम में पूछा जा सकता है? चांसेस बहुत कम होते हैं बट फिर भी आप लोग लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है सर। तो अभी तक सर हम लोगों ने देखा लॉ का मतलब क्या होता है, सर हम लोगों ने देखा कंपनी का मतलब क्या होता है, सर हम लोगों ने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, सर हम लोगों ने अपने कंपनी के केस लॉज पढ़ लिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दोस्तों, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट व्हील।